है परमाणु एवं अणु। दो चीज़ें हमने पढ़नी आज की वर्कशीट के अंदर, परमाणुकता और आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान मतलब अणुओं का द्रव्यमान और परमाणुकता। तो यहाँ पे जो आपका ज्ञान है वो अपनी दीदी से एक प्रश्न कर रहा है कि दीदी ये जो परमाणुकता है ये क्या होती है। उसकी दीदी क्या उत्तर देती है कि हम सब जानते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणु आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर तत्वों के अणुओं का निर्माण करते हैं। जो हमने पीछे पढ़ा था कि दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर जो है किसी भी अणु बनाते हैं या तत्व बनाते हैं, और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु अभिक्रिया कर यौगिक के अणुओं का निर्माण करते हैं। तो किसी तत्व, यौगिक या पदार्थ के अणु में कुल परमाणुओं की संख्या उसकी परमाणुकता कहलाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर आप लेना चाहें कि कोई भी जो यौगिक है, जैसे कि हम अगर जल का ही उदाहरण ले लें, तो यहाँ पे जल के अंदर अगर हम देखें तो हमें पता है कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आपस में मिले हैं। तो अगर इसकी परमाणुकता की बात की जाए तो यहाँ पे परमाणुकता होगी 3। हमें सिर्फ टोटल कितने परमाणु किसी यौगिक के अंदर हैं वो बताना है। आपको ये ध्यान में रखना, परमाणुकता का मतलब ही ये होता है कि उसके अंदर कितने परमाणु हैं, परमाणुकता। तो सिर्फ हमें उसके टोटल परमाणु करने हैं, और परमाणु टोटल करने में हमें उसका जो है फॉर्मूला आना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि किसी तत्व, यौगिक या पदार्थ के अणु में कुल कितने परमाणुओं की संख्या है उसकी परमाणुकता कहलाती है। अब जैसे ऑक्सीजन गैस के अंदर बात करें तो 2 अणु हैं, तो इसकी परमाणुकता 2 हो गई, O2 लिखते हैं हम, ठीक है। तो ये द्विपरमाणिक हो गया। जल के अंदर जो है 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो 3 परमाणु, ये जो है त्रिपरमाणुक हो गया। तो इस तरह से जो है वैज्ञानिक किसी रासायनिक अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणु संख्याओं का अनुपात तथा अणु का द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न जो पूछता है कि किसी भी रसायन के अंदर विभिन्न परमाणुओं की संख्या का अनुपात तथा अणु का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो उसकी दीदी बता रही हैं कि वे रसायन एक नमूने में उपस्थित परमाणु के द्रव्यमान के अनुपात की तुलना उनके परमाणु द्रव्यमान U के परमाणुओं की संख्या के अनुपात ज्ञात होती है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का उदाहरण ले रखा है, कार्बन और ऑक्सीजन। यहाँ पे द्रव्यमान अनुपात जो निकाला गया है वो 3/8 निकाला गया है। अब ये 3/8 जो है वो कैसे निकाला गया है कि 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है, उसके अंदर जो है वो किस तरह से हो रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे अगर आप CO2 को लिखते हैं तो CO2 का जब आप द्रव्यमान की संख्या के हिसाब से लिखते हैं तो कार्बन कितना है आपका इसके अंदर, इसको हम करके देख लेते हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाए। CO2 में इसका जो है कार्बन का द्रव्यमान कितना है 12, और ऑक्सीजन जो है 2 है, तो 16 दूनी 32। अब इसको किसी एक ही उससे काटते हैं तो 4 से भाग देंगे तो 4 तिया और 8, तो हमारे पास द्रव्यमान अनुपात आ गया 3:8, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान अनुपात की बात करें तो क्योंकि हमें परमाणु द्रव्यमान अनुपात निकालना है, यहाँ पे हमें ये नहीं लिखना है कि कितनी ऑक्सीजन है, तो हम लिख रहे हैं 12 और ऑक्सीजन का है 16, तो ये हो गया, इनको काटना है तो इसको भी हम 4 से भाग देंगे तो 3/4 आ गया। अब आप देखो अनुपात के हिसाब से द्रव्यमान अनुपात और परमाणु द्रव्यमान, तो A हमारा जो क्या था 3/3 निकालेंगे तो 1 आ गया, और B क्या था हमारा, यहाँ पे आप देखो B को अगर हम देख रहे हैं तो एक तो आया था हमारा 8, ठीक है, और यहाँ पे क्या था 4, तो ये इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमारे पास में A 1 है और B 2 है। तो अगर फॉर्मूला भी देखें तो कार्बन जो है 1 है और ऑक्सीजन 2 है। तो इस तरह से हम आसानी से बता पा रहे हैं कि इस फॉर्मूले के अंदर जो है द्रव्यमान अनुपात और परमाणु द्रव्यमान अनुपात निकालने के बाद परमाणु संख्या अनुपात आप बता पाओगे, ठीक है, और उसके अंदर परमाणुओं की संख्या भी बता पाएंगे। तो इसी पे आधारित जो है अगला हमारा टॉपिक भी इसके अंदर कि अणु आणविक द्रव्यमान, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसमें मौजूद सभी परमाणुओं के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। इसको बड़े ध्यान से करना आपने, बहुत आसान है, और आपको सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान दिए गए होंगे। आपको करना क्या है, सिर्फ उनको जोड़ना होता है उसके फॉर्मूले के हिसाब से। जैसा कि आप देख सकते हो
ऑक्सीजन 16, कार्बन 12, सल्फर 32, हाइड्रोजन 1 ये हमें दिए गए हैं, जो कि नीचे हमारे कुछ उदाहरणों में इस्तेमाल होंगे। जैसे कार्बन CO2 है। अब कार्बन के अंदर जो है परमाणु द्रव्यमान कितना था 12 प्लस में 2 इंटू ऑक्सीजन, तो 12 प्लस 2 इंटू, तो हमारा टोटल हो गया 44। इसी तरह हम जल का भी निकाल सकते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 1/16 तो 18। अमोनियम क्लोराइड का भी निकाल सकते हैं। नाइट्रोजन कितना है 1, तो 1 इंटू 14। हाइड्रोजन कितना है 4 इंटू 1, और क्लोरीन कितना है 1 इंटू 35। तो सबको टोटल करेंगे तो 53 पॉइंट यू हो गया। सोडियम क्लोराइड का कितना हो गया 1 इंटू 23 प्लस 1 इंटू 35.5, तो ये हो गया 58 यू। तो इस तरह से जो है हम आणविक द्रव्यमान भी इनका निकाल पा रहे हैं। तो अब हम इनके प्रश्न उत्तरों की बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है, परमाणु किसे कहते हैं, इन रसायनों की परमाणुकता बताइए। आपको इनकी परमाणुकता बतानी है। तो सबसे पहले हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है, परमाणुकता किसे कहते हैं। तो मैं जो है उत्तर को भी जो है अंडरलाइन करूँगा अब, ताकि आराम से लिख सकें, इसलिए मैं ऊपर का सारा जो है इसमें इरेज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था परमाणुकता किसे कहते हैं। तो परमाणुकता किसे कहते हैं ये यहाँ पे था, किसी तत्व, यौगिक या पदार्थ में अणु की कुल परमाणुओं की संख्या उस अणु की परमाणुकता कहलाती है। ठीक है। अब इन रसायनों की परमाणुकता बताइए। हमें ये बताना है कि रसायनों की परमाणुकता कितनी है। अब आप देखो, कॉपर, सल्फर और ऑक्सीजन, एक कॉपर, एक सल्फर और 4, तो इसकी कितनी हो गई 6। ठीक है। HCl, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, तो इसकी हो गई 2। उसके बाद में NaS8 सल्फर, तो इसकी हो गई सीधे सीधे 8। NaCl, एक क्लोरीन और एक सोडियम 2। H2CO3 कार्बोनिक एसिड, 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन, 2, 3 और 6। तो ये इनकी जो है आपको इनके सामने परमाणुकता लिखनी है। अगला है हमारा कि जल अणु में परमाणुओं की संख्या का अनुपात परिकलित कीजिए। जल अणु में परमाणुओं की संख्या का अनुपात परिकलित कीजिए। परमाणु संख्या अनुपात मतलब हमें ये निकालना है। तो इस तरह से हम टेबल बना सकते हैं आराम से। ठीक है। और इसके अंदर द्रव्य अनुपात हमें दे रखा है, मतलब 1/8 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा सीधा ये फॉर्मूला करेंगे इसके अंदर। इस फॉर्मूले में आपको ध्यान हो कि हमें करना क्या है, A और B वाला जो हिसाब था वही करना है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले A का जब निकालेंगे तो 1/8 था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 1/8 की अगर हम बात करें तो 1/1, तो 1 ही आएगा आपका पहले A के हिसाब से, और B 8 है। ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, क्योंकि 2 थे ना आपके हाइड्रोजन, यहाँ पे आप देखो कि B के अंदर कितना था 8 था, और यहाँ पे आपका कितना आया था 4, अगर आपको ध्यान हो पिछला उसके अंदर। अब यहाँ पे अनुपात के हिसाब से देखें तो H2O, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन 1 आएगा और हाइड्रोजन 2 आएगा और ऑक्सीजन 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप टेबल बना के उसको कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न जो है उसके अंदर जो है आप देखो कि दिए गए अणुओं का आणविक द्रव्यमान परिकलित कीजिए। आणविक द्रव्यमान निकालना है आपको। तो आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए इनमें जो है आप ऊपर से इनकी सहायता ले सकते हैं। सोडियम क्लोराइड का जैसे यहाँ पर दे रखा है आणविक द्रव्यमान, तो ये हो जाएगा। कॉपर सल्फेट के लिए अगर आप करोगे तो कॉपर सल्फेट में जो है कॉपर का 63 1 इंटू 63.5 प्लस सल्फर का कितना है 32 प्लस 32 1 इंटू 32 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 4 इंटू 16 करोगे, उनका जो जोड़ आएगा वो आपका इसका अणु द्रव्यमान हो जाएगा। इसी तरह हाइड्रोजन H2CO3 का निकालोगे तो हाइड्रोजन का 1 है तो 1 इंटू 2, क्योंकि 2 हैं इसके अंदर। उसके बाद जो है कार्बन 12 होता है, 1 इंटू 12, और ऑक्सीजन 3 इंटू 16। जल का है इसके अंदर दे रखा था जल का, तो जल का आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो इसमें आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरे प्रश्न में बड़े ध्यान से जो है ये टेबल बना के आप कर सकते हो। यहाँ पे हाइड्रोजन लिखना, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखना, द्रव्यमान अनुपात में 1/8 लिखना। परमाणु द्रव्यमान अनुपात में जब आप लिखोगे तो ये जो 12/16 दिया है तो हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा। ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, तो कितना आएगा हमारा 1/16 आ जाएगा। ठीक है। A और B जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे जो है एक A का क्या है और B का क्या है,
तो यहाँ पे हमने ये देखना था ए और बी, तो यहाँ पे हमारा 1 और 1 रहेगा तो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और उसके बाद में बी में क्या करेंगे हम, बी में आपका 8 1/16 रहा, तो 16 और जो है 8 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका हाइड्रोजन का 2 और कार्बन इसका ऑक्सीजन का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो H2O के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखना कि H और O का द्रव्यमान अनुपात सीधे सीधे लिखना है, तब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको जो है